अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट, आपका दोस्त हाशिम नियाजी और आप हमारा प्रोग्राम फिल्मी सफ़र देख रहे हैं। दोस्तों, आज जिस शख्सियत के हवाले से बात करनी है, बहुत ही लर्नड पर्सन, बहुत ही खूबसूरत इंसान, एक ऐसी शख्सियत के मालिक के अल्लाह ताला ने उनके अंदर बेपनाह टैलेंट दिया हुआ था और बेपनाह हुनर के मालिक थे। एक फील्ड के अंदर नहीं, दूसरी में भी, तीसरे में भी, चौथी में। बेसिकली ही वॉज प्रोफेसर थे, लेकिन मीडिया से भी उनका ताल्लुक था और मीडिया में जब ताल्लुक बना तो वो पूरी दुनिया के दिलदार बन गए। तो मैं बात कर रहा हूँ जी दिलदार परवेज भट्टी साहब की। आज उनकी शख्सियत के हवाले से साजिद साहब से बात करेंगे, गुफ्तगू करेंगे, ये कैसे उनसे मिले, वो क्या वाक़या है और फिर उनका जो सफ़र है स्टेज के हवाले से, फिल्म के हवाले से, कंपेयरिंग के हवाले से, वो कैसा खूबसूरत सफ़र था और इनके पास बेपनाह यादें हैं। कुछ यादें ये आपसे आज शेयर करेंगे। जी साजिद साहब। जी, बहुत शुक्रिया आशिफ साहब। आज आपने जिस बंदे का नाम लिया उसका नाम दिलदार परवेज भट्टी है। ताल्लुक उनका गुजरांवाला से था, तो वो गुजरांवाला से एक जमाने में रोजाना ही लाहौर तशरीफ लाया करते थे जी। पढ़ाने के सिलसिले में। कॉलेज में उनके लेक्चरर थे, तो इंग्लिश के उस्ताद थे। देखें कैसी अजीब बात है कि इंग्लिश के उस्ताद हैं और पंजाबी के कंपेयर हैं। कंपेयरिंग में भी उनका सानी नहीं, और इंग्लिश के उस्ताद हैं और उर्दू के वो न्यूज रीडर हैं। टीवी पे उर्दू की खबरें पढ़ते हैं। बिंदिया होती थी उस जमाने में अदाकारा, तो वो उनके साथ वो उर्दू में खबरें, दोनों एक जोड़ी थी उनकी। बाद में वो जोड़ी हिट भी हुई, लोगों ने उनके बारे में तरह तरह की बातें भी फैलाई गई। लेकिन मैं समझता हूँ कि मैं आपको इब्तिदा में ये बताता हूँ कि वो जब लाहौर आते थे गुजरांवाला से दिल्ली, तो मोटर बाइक थी उनके पास। बाइक वो स्टेशन पर, लाहौर रेलवे स्टेशन पर खड़ी करके तो ट्रेन पे बैठ के जाते और सुबह आते मोटर बाइक लेते। तो सुबह सुबह उठ के आना पड़ता था, तैयार वो लाहौर आगे होते थे। टेम्पल रोड पर एक हमारे दोस्त थे तारिक मुगल, उनकी सैलून था, या आजकल ब्यूटी पार्लर जिसे कहते हैं। तो वहां आते थे, वहां आकर वो तैयारी करते थे। हम भी सुबह उठकर वहीं उनसे मुलाकात, हम भी तैयारी वहीं तैयार होते थे। तो उनके करली बाल बड़े जबरदस्त, तो उस जमाने में आते जवान था, हमारे भी बड़े लंबे और बड़े बाल, हम भी उसको डाई वो कराने के लिए वहां बैठ जाते। वहां उनकी मेरी पहली मुलाकात हुई। तो वहां गपशप होगी, फिर दोस्ती वहां होती चली, कोई डेली मुलाकात होती थी। तो फिर एक रूटीन बन गई। उन्होंने सुबह आना, वहां तैयार होकर मैंने राइल पार्क अपने ऑफिस आ जाना, उन्होंने यूनिवर्सिटी अपना कॉलेज चले जाना और कहना कि मैं वापसी पर आपको 2 बजे टीवी मिलूंगा। फिर टीवी पे हमने ड्रामे उन्होंने करने, हमने रिपोर्टिंग अपनी करनी, फिर डेली का सिलसिला। शाम को फिर रात को वो अलहमरा आर्ट काउंसिल में आ जाते थे, जो आज का एक इतना बड़ा सेंटर है। उस वक्त इमारत नहीं बनी थी, ओपन एयर थिएटर था आगे, तो उसमें वो ड्रामे करते थे थिएटर के। अब देखें कितनी ये भी हमारी ये शख्सियत है। अब हमारे पास जो लोग आ रहे हैं वो सारे इसी तरह के आ रहे हैं कि हम जी है, जिनको में सारी सलाहियतें मौजूद है। तो वो थिएटर भी कर रहे हैं। एक बंदा जो एक पढ़ा लिखा आदमी है और लेजेंड है, वो ड्रामा भी करता है। रात को वो स्टेज पर शीबा हसन, फरदौस जमाल, मतलब उस जमाने में बड़े संजीदा ड्रामे और अच्छे ड्रामे हुआ करते थे। उसमें दिलदार परवेज भट्टी भी वहां ड्रामों में हिस्सा लेते। फिर टीवी में वो टाकरा, पंजनद, उसके कई नाम बदले, 5-6 नाम बदले उस प्रोग्राम के। ये फाउंडर हैं उसके। स्टेज शो जो ईटीवी पे हुआ पंजाबी का, ये इसके फाउंडर्स में से हैं। उन्होंने थिएटर वो शुरू किया स्टेज, वहां पर वो अपने अदाकारों को बुलवाते, गुलकारों को बुलवाते, वो उनको चांसेस देते, और इसके अलावा वो फन और आर्ट पर बात करते और आवाम की उसमें शमूलियत करते। फनकारों से गायकी का मुजाहरा भी करवाया जाता है। बड़ा इल्मी, अदबी और सकाफती प्रोग्राम थे, बड़ा हिट हुआ। 2-3 नाम भी बदलते गए वक्त के साथ साथ उसके। तो लेकिन वो दिलदार परवेज भट्टी की शख्सियत की वजह से वो आगे से आगे ही होता गया। ये तो उनकी एक टीवी और थिएटर की। अब आए फिल्म की तरफ। उन्होंने बहुत कम लोगों को पता है कि वो उन्होंने फिल्मों में भी काम किया, लेकिन उनको जिनको नहीं पता उनके लिए बताता चलो। उन्होंने एक अदाकार, हदायतकार रहमान थे बांग्लादेश के, उनका ताल्लुक था, बंगाली थे। तो उन्होंने एक फिल्म 3 कबूतर शुरू की थी, उसमें वो हीरो आए। अफान खोसट, वो और गालबन एक और थे, 3 थे। 3 कबूतर के नाम से बनी। शाहनुर स्टूडियो में दफ्तर था। फिर वहां मुलाकातें होने लगी। स्टूडियो राउंड अप के लिए हम शाम को जाते, तो भट्टी साहब शाहनुर स्टूडियो में बैठे होते। तो फिल्मों में भी उन्होंने बलवंत कौर और कई फिल्मों में उन्होंने रोल की, लेकिन फिल्म के लिए वो मौजू नहीं थे। वो अपने आप को खुद ही फील करते थे, क्योंकि एक तो मसरूफियत बहुत, सुबह कॉलेज अटेंड करना, पढ़ाना, दोपहर में जाके पीटीवी, फिर उसके बाद थिएटर, और ये बड़ी मसरूफियत थी। इसलिए फिल्म के लिए वहां शेड्यूल तो होता नहीं। पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री में जो शुरू से एक ये रहा उनका ये अलमिया समझ लें कि बगैर शेड्यूल के कल आ जाएं, जिसे कहते परसों कर लेंगे, आज शूटिंग करनी है, नहीं, इस तरह नहीं। वहां एक शेड्यूल होता है,
एक तरतीब होती है, उसकी जिंदगी में एक तरतीब और रिदम था। लेकिन जो फिल्म इंडस्ट्री में था, इसलिए मिसफिट थे, फिल्म के लिए मिसफिट थे, तो उन्होंने लिहाजा फिल्म में, चूंकि वहां जुगतबाजी और जिस किस्म की वो काम हो रहा था उसमें भी वो अपने आप को मौजू नहीं समझते थे, तो जल्दी वो फिल्मों से आउट हो गए, फिल्म इंडस्ट्री को खैर बात किया गया। और लेकिन ड्रामों में वो करते रहे, और कंपेयरिंग उनकी तुर्रा इम्तियाज था। इसके अलावा जो स्टेज कंपेयरिंग है उनकी, वो तो दुनिया भर में इतनी मकबूल हुई कि आप देख लें कि इमरान खान ने जब अपना हॉस्पिटल बनाना था शौकत खान के नाम से, अपनी वालदा के नाम से शुरू किया, तो पहले दिन से ही दिलदार परवेज भट्टी उनके साथ रहे, उनका हिस्सा रहे, और उनके साथ अमेरिका, लंदन, रोम, इटली, ऑस्ट्रेलिया, मिडल ईस्ट, जहां जहां भी अमदादी शो, जो बेनिफिट शो होते थे, फंड रेजिंग के शो, उसमें वो शिरकत करते, अपनी हाजिरी लगवाते, और वो तमाम फनकारों को लेकर जाते, और उसके लिए उन्होंने जान की बाजी लगा दी कि आप देख लें कि उसी एक शो के लिए वो अमेरिका गए हुए थे इमरान खान के साथ। नुसरत फतेह अली खान भी थे उस शो में, बहुत बड़े बड़े स्टार थे। तो उसी का काम करते करते वो अमेरिका में इंतकाल कर गए। आप काम में एक कमिटेड देखें, कितनी कमिटमेंट का बंदा था कि वो जिस काम के लिए आया, जिस काम में वो के लिए पैदा हुआ, जो काम वो करता रहा, जिसका उसने मुजाहरा किया, वही काम करते करते उसी काम के लिए वो घर से निकला, और मजदूरी वही काम जो उसे आता था, जिसपे उसे नाम मकाम बनाया, उसी का काम करते करते वो आखिरकार अल्लाह के प्यारे हो गए। तो बड़े फनकार थे, पढ़े लिखे फनकार थे, ऐसे लोगों की तो फिल्म इंडस्ट्री में जरूरत रहती है हमेशा से। अब ये देखे ना कि उनका भांजा है फराज, मियाँ फराज कहते हैं उन्हें, तो वो शो दिलदार अवार्ड के नाम से उन्होंने एक अवार्ड शुरू किया। मैं उससे बड़ी दाद दिया करता हूँ, मैं कहा यार तुम्हारे पीछे एक बड़ी लेगेसी है, तुमने एक बड़ा नाम तुम्हारे हिस्से में है, तुम्हें तो कुदरत ने ही इनाम दे दिया कि तुम जिस नाम से करते हो वो बहुत बड़ा है, तुम्हारी शख्सियत से भी बड़ा अवार्ड है उस नाम का, उसमें उसके मुताबिक किया करो उनको शो। और वो उसने कहा कि जी मैं उनके नाम के और उनके मैार के मुताबिक शो करूंगा। अब उनका मेरे चौथा पांचवा अवार्ड हो रहा है अलमरा में, तो मैं समझता हूं कि उनके नाम को जिंदा रखने की जरूरत है। ये तो उनका भांजा है, उसका फर्ज है, वो अखलाकी भी, उसकी खूनी भी उसकी जिम्मेदारी है कि उसके नाम को मुकाम को आगे बढ़ाए। लेकिन हम पर भी ये फर्ज आयद होता है, मीडिया पर भी, कि उसने मीडिया के लिए बड़ा काम किया। वो कॉलम नवीस भी थे आखिरी दिनों में, रोजनामा पाकिस्तान में वो कॉलम भी लिखा करते थे। मुझे वाकई इससे भी याद आ गया कि वो मैं नुआई वक्त में था और वो थे पाकिस्तान में कॉलम लिखा करते। अखबारों में कंपटीशन होता है कि वो एक अखबार दूसरे अखबार के बंदे को छापता नहीं। जैसे मैं किसी तकरीब में, तो जंग वाला मेरी तस्वीर काट देता है, कहता है यार आप नुआई वक्त से ताल्लुक, मैं उनकी काट, इस तरह ये हमारे यहाँ चलता। तो भट्टी साहब मेरे दिल में आ गया, यार भट्टी साहब से बड़ी दोस्ती है, तो मैंने इंटरव्यू करता हूँ। मैंने नुआई वक्त के लिए, संडे मैगजीन के लिए इंटरव्यू कर लिया, उनको बुलवाया, वाने वक्त में इंटरव्यू किया। इंटरव्यू करके वो चले गए खामोशी से, मुझे नहीं पता, मुस्कुराते हुए चले गए, हाथ मिला के चले गए। तो मुझे बाद में कॉल आ गई, जब मेरा छपने गया तो किसी ने शिकायत कर दी कि जी ये तो बंदा पाकिस्तान में कॉलम लिखता है, तो आप नुआई वक्त में छपेगा। तो निजामी साहब ने बुलवा लिया मुझे, भाई आप ये क्या हो रहा है, आपने ये क्या कर दिया। ये मैंने कहा क्या किया, मैं कहा मैंने एज ए फनकार किया। वो एक बहुत बड़ा साफी तो है ही नहीं, वो हमारी फील्ड का तो बंदा ही नहीं है, वो तो एक कॉलम लिखता है। आप लिखवा लें, उससे कोई लिखवा ले, आप अखबारात का सफा दें, वो आपके लिए लिख देगा। एक कॉलम ही लिखना है ना उसने, वो अपना इजहार करना है, उसमें एक खूबी मौजूद है लिखने की, तो वो उसके लिए लिख रहा है। तो ये उसकी इजाफी खूबी है, उसके लिए उसको दबाए ना, बल्कि उसका नाम को आगे बढ़ाएं कि उसने ये आपकी सफ में भी आ गया, वो यहाँ भी लिख रहा है, ड्रामा भी कर रहा है, बोलता भी है, कंपेयर भी करता है, और देखिए सब कुछ करते करते वो आप कॉलम भी लिखने लगा। तो इसको आप दाद देने की बजाय उसको ये ना करें। मैंने रिक्वेस्ट की तो उनको समझ आ गई, उन्होंने मुझे कहा नहीं बात तुम्हारी लॉजिक मजबूत है, तो उन्होंने कहा नहीं शाया हो जाएगा। और जब वो छप गया तो मुझे हंस के कहना, तो यार मैं उस दिन हंस रहा था तेरे ते, मैं कि तू मैंने बुला लिया, नहीं छपना नहीं, ये छापेगा कितने, तो जो छापेगा फिर मैंने फोन करांगा, जो नहीं छापेगा तो फिर शर्मिंदा होगा मेरे को, तो मैं कहना नहीं है कि यार नहीं छापेगा, इतना दिल रखने लिए मैं इंटरव्यू दे देता है। और जो छप गया, फिर जिस प्रोग्राम में मैं गया हूं तो उन्होंने कंपेयरिंग करते करे मुझ पर नजर हाल में पड़ी, तो कहे और साजिद यज़दानी बैठे हुए, इन्होंने मेरा नवाज, और यार उन्होंने इंटरव्यू वो छापता नहीं था, मुझे पता था इसने, लेकिन इसने मुझसे मोहब्बत की और इन्होंने मेरा इंटरव्यू उस जमाने में छापा और मेरे नाम को आगे बढ़ाया। मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बड़ा मशहूर होते थे। एक दफा एक दोस्त थे हमारे, एक और वाकया सुनाता चलो, हमारे प्रोड्यूसर थे, उन्होंने एक फिल्म भी बनाई थी काले चोर हुए, तो उन्होंने, उनका बैंक था, उनकी सिल्वर जुबली थी बैंक की, या गोल्डन जुबली तकरीब गुजरावाला में। वो मेरे पास आए, कहने लगे कि आप जरा हमारे साथ चलें,
दिलदार आपके दोस्त हैं, तो हमने उनको कंपेयरिंग के लिए रखना, हमारा गोल्डन जुबली शो है रॉक्सी थिएटर में। मैं साथ चला गया, मैं कहा चलें, उसके घर गया, वो मिल के बैठा है, इज्जत की। हाँ जी कैसे आए, मैंने कहा जी वो मेरे दोस्त हैं, तो ये बैंक से ताल्लुक है इनका, तो इनका शो है, तो आपने कंपेयरिंग करनी। गुजरांवाला में, आपके शहर में ये भी एजाज है कि वहाँ इतनी बड़ी तकलीफ है, पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरे गुलूकार जितने पाकिस्तान में हैं सब होंगे, और पूरी रात का शो है, तो आपने करना है। तो मेरे लिए हुक्म, मैंने कहा आपने, कहते ये मेरे पास आ चुके हैं पहले से, और इन्होंने, मैंने इनसे 20,000 रुपये, उस जमाने में बड़ी रकम थी, 20,000, 1990 की बात, 20,000 मांगा है कंपेयरिंग का। तो ये क्या क्या, मैं कहा वो कह रहे थे कि 10 करवा दें, आप चलें, तो मुझे लेकर आ गए, तो आप मेहरबानी फरमाएं। वो मेरा बाजू पकड़ के बाहर ले गए कमरे से, मैंने बात सुने, ये बैंक का फंक्शन है, इस पे करोड़ों का बजट है इनका, सारे आर्टिस्टों को लाखों रुपए बांट रहे हैं, तो मेरी बारी आई हो, मैं शहरदार हूँ, गुजरांवाला का रहने वाला हूँ, और मुझे इतनी दूर से जाना है, सुबह आना है, सारी रात मैंने जागना, और मुझे कह रहे हैं यार 10,000 के लिए यार कितनी बुरी बात है, इनको तो मुझे 10 ज्यादा देना चाहिए। तो मुझे बात समझ आई, कहते यार बात सुनो, ये 10 तुम ले लो उससे। अच्छा। अगर मेरा दोस्त को कुछ मिलते हैं तो मैं मदद करने के बाद, मेरे दोस्त की मदद हेल्प हो गई, इसको इसने ले लिया, लेकिन मैं इनको नहीं छोड़ूंगा, ये बड़ी पार्टी है। मैंने अगर उससे माजर की, मैं कहा नहीं भाई इनको 20,000 दे, अभी दें, अभी डन करें इनको। कहने क्या वो, मैं कहा दे, मैं रास्ते में आपको बताता हूँ। फिर उन्होंने उसी दी, तो वो शो सारी रात चला, और ये दिलदार भट्टी का ही काम था कि गुजरांवाली की पब्लिक को बिठाना पूरी रात, और खांसने नहीं दिया उसने, कोई ऐसा बोलने वाला, बेलाग बोलने वाला, तंजो मजाक का बादशाह था। ऐसा अच्छा फनकार सदियों में पैदा होते हैं, अल्लाह ताला मग़फ़िरत फरमाए, बड़े अच्छे फनकार थे, और आज हमें ऐसे फनकारों की जरूरत है। जी दोस्तों, ये थे दिलदार परवेज़ भट्टी साहब के हवाले से साजिद यज़दानी साहब की कुछ बातें, कुछ वाक़यात, और जो उन्होंने आपसे शेयर किए। मुझे पूरा यकीन है कि जो गुफ्तगू साजिद साहब ने की है आपको बहुत पसंद आएगी। दोस्तों, अगर प्रोग्राम पसंद आए तो थोड़े से कमेंट्स हमें ज़रूर दीजिए, ताकि हमें एप्रिसिएशन मिले, हमारा कॉन्फिडेंस बहाल हो। दोस्तों, इसी के साथ ही मैं और साजिद यज़दानी साहब आपसे इजाज़त चाहेंगे। अगले एपिसोड में फिर किसी नई शख्सियत के हवाले से आपसे दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे और साजिद साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।